Hi everyone. So RBI Grade B Phase 1 is done and dusted now. एग्जाम वाले दिन इमोशंस आर रनिंग रियली हाई. किसी को लग रहा होता है कि ये सेक्शन मुश्किल था, किसी और को वही सेक्शन आसान लग रहा होता है, किसी को लग रहा होता है कि ये कट ऑफ जाएगी, किसी को लग रहा होता है कि नहीं कट ऑफ ये जाएगी. उस टाइम पे इमोशंस बहुत हाई होते हैं, डाइवर्जेंट व्यूज होते हैं, कंसेंसस पे रीच करना बहुत मुश्किल होता है. और काफ़ी लोगों को एग्जाम वाले दिन ये लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, पेपर पैटर्न पे नहीं आया, आरबीआई ने एक गेम प्ले कर ली है, कोचिंग सेंटर्स ने सही नहीं गाइड किया है, हम अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं. एंड दैट एक्चुअली हैपेंस विद लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज शायद उनको एग्जाम की फ्रेजाइल और अनसर्टन नेचर का अभी अभाव नहीं हुआ होता है. बट दैट इज द रियलिटी. ये हर साल होता है. हर साल नहीं तो एवरी ऑल्टरनेट ईयर तो ये होना ही होना है. थिंग्स अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे जाती ही हैं. और इसीलिए सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक मेंटल एजिलिटी जहां पे आप अनसर्टनिटी को झेल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन कुछ दिन बाद आई थिंक इमोशंस टेक अ बैक सीट, रैशनैलिटी comes in, and that is the time to discuss the learnings for future, learnings to overcome the obstacles that were there in your phase 1 exam. तो हम इस वीडियो में उन 5 लर्निंग्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं, आई नो लॉट ऑफ यू एट दिस पॉइंट इन टाइम वुड बी फीलिंग लो. आप लोगों ने बहुत मेहनत की, सेक्रीफाइसेस किए, सिलेबस कवर किया, इंपॉर्टेंट एरियाज शॉर्टलिस्ट किए, मॉक्स दिए, एनालाइज किया, रिवीजन की. इट वॉज अ हार्ड टाइम. इट वॉज अ हार्ड टाइम. यू हैड लॉट ऑफ होप्स. ठीक है, बहुत सारी होप्स थी आपकी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतना स्कोर कर लूंगा. बट एवरीथिंग डिडंट गो योर वे. आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशन. दैट इज अ वेरी वैलिड इमोशन. बट वी कांट आइदर ब्लेम आरबीआई. कैसा पेपर क्यों सेट कर दिया, एक्सपेक्टेड पे क्यों नहीं किया, ये कैसा पेपर सेट कर दिया. देखिए, आई थिंक एनी इंस्टीट्यूट हु वांट्स टू सेट एन एग्जामिनेशन, दे विल ऑलवेज ट्राई टू कम आउट विद सरप्राइजेस, ताकि एक सेट पैटर्न पे लोग तैयारी कर कर आसानी से पेपर ना क्लियर कर लें. द इंटेंशन विच आई कैन गेस बिहाइंड दिस सरप्राइज every year, every alternate year, is that no, actually hard work gets rewarded, which is based on comprehensiveness rather than the hard work which is just based on guesswork कि ये important कर लो. So that happens and it's time to move on. आरबीआई ने गूगली क्या की, देखिए आरबीआई ने इंग्लिश सेक्शन काफ़ी मुश्किल डाला, बट इंग्लिश के ऊपर हम इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं जितना हम जीए से दुखी हैं, क्योंकि जीए में हमने मेहनत बहुत की थी. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस. यहाँ पे बहुत मेहनत की गई थी. इसका सिलेबस भी बहुत वास्ट था एज कम्पेयर टू इंग्लिश. इंग्लिश पे अगर हमने शायद 50 घंटे लगाए होंगे, तो जीए पे शायद 150-200 घंटे लगा दिए होंगे. एंड दैट्स वाई द लॉट ऑफ इमोशंस कमिंग आउट जब जीए सेक्शन मुश्किल आता है, जब जीए सेक्शन में स्कोर अच्छा नहीं आता है, जब जीए सेक्शन अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे आता है. उन्होंने किया क्या भाई, उन्होंने आरबीआई नोटिफिकेशंस और स्कीम्स, इनका वेटेज कम कर दिया. जीए, जो मिसलेनियस जीए होती है, उसका जो वेटेज है वो बढ़ा दिया. उसमें इफ इनफैक्ट ज्योग्राफी हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस डाले गए, माउंटेन्स वगैरह पे, जिसको हम जनरल नॉलेज बोलते हैं. ठीक है, स्टैटिक पार्ट फेज 2 के सिलेबस से भी डाला गया है, मॉनेटरी पॉलिसी, बीएसबीडी. अब ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, ऐसा नहीं था ये चीज़ें सिलेबस में नहीं थी. जीए का वेटेज बढ़ाया गया, सिलेबस में था. स्टैटिक पोर्शन फेज 2 का पहले भी आता था, 3-4 आते थे, इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आ गए. आरबीआई नोटिफिकेशंस था, इसमें से भी आया. काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, नहीं आए हैं. 7 to 8 क्वेश्चन आए हैं आरबीआई नोटिफिकेशन से, बट 20 नहीं आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. स्कीम्स में से भी शायद 2 क्वेश्चन आए, 8 या 10 नहीं आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो क्वेश्चंस आए हैं, हर एरिया से आए हैं, बट अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे आ गए. जो ज़्यादा वेटेज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कम आ गया, जिसका कम वेटेज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ज़्यादा आ गया. दैट मेड थिंग्स डिफिकल्ट. दैट मेड थिंग्स डिफिकल्ट. तो ये गुगली उन्होंने फेंकी है. बट मुझे लगता है कि गुगली से ज़्यादा जिस चीज़ ने लोगों को तंग किया है, वो है मेंटल एजिलिटी इन द एग्ज़ाम. आप में से आई थिंक 85 to 90% लोग ये मानेंगे कि पेपर और बेटर किया जा सकता था, सेम क्वेश्चंस को ही बेटर तरीके से अप्रोच किया जा सकता था. इसी पेपर में अगर थोड़ा सा सही अप्रोच होती तो शायद 3-4 नंबर जीए में ही बढ़ सकते थे.
और वो इसीलिए होता है क्योंकि जब पेपर टफ आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं आया, हमने 10 क्वेश्चन देखे उसमें से हमें सिर्फ 2 ही आते हैं, 8 क्वेश्चन आते नहीं, तो हमें लगता है कि यार इस बार तो गए, इस बार तो गए, वो कॉन्फिडेंस डाउन जाना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वही क्वेश्चंस को छांट छांट कर कॉन्फिडेंस से किया जाए तो शायद एक मैनेजेबल स्कोर बन सकता था। जीएस सेक्शन मुश्किल था, बट क्या इसमें अब इस बार 25 से 30 नंबर नहीं आ सकते थे? आ सकते थे। जो बिल्कुल ही शॉर्टकट अप्रोच लेके गया था कि बस कुछ मैराथन्स देख लिए या बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उसको बहुत दिक्कत आई होगी। बट अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करके गया होगा और पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं खोया है, कामनेस नहीं खोई है, तो 25 से 30 नंबर उसके आ सकते हैं, आने चाहिए थे मेरे हिसाब से। तो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में बैठकर, के आपको आता है लेकिन अब टाइम कैसे मैनेज करना है, क्वेश्चंस कैसे मैनेज करने हैं, कैसे काम रहना है, कंपोज रहना है, वो चीज इंपॉर्टेंट थी। और आई थिंक वो ज्यादा तंग करती है रेदर देन दी अनएक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अब अगर अभी भी छांट कर किए जाते तो 25 से 30 नंबर मैनेजेबल थे, विच वाज नॉट अ बैड स्कोर आई थिंक, अनलेस एंड अनटिल आप क्वांट रीजनिंग में बहुत ही पेपर को बस बेकार करके आए हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप या तो रेक्ट कर लो कि जी आरबीआई ने कैसा पेपर डाल दिया, कोचिंग सेंटर्स वाले ने तो कुछ और इंपॉर्टेंट बोला था, मेरी तो किस्मत ही खराब है, आईबीपीएस को पता ही नहीं कैसा पेपर सेट करना है, या फिर अडेप्ट कर लो। लेट्स टेक द लर्निंग्स फॉर द फ्यूचर, फेज 2, नेक्स्ट ईयर फेज 1, अदर एग्जाम्स, वट एवर इट इज। और ये सिर्फ आरबीआई की कहानी नहीं है, अगर आप पीएफआरडीए में देखेंगे उसका भी फेज 2 पेपर बहुत टफ आया था, विच वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सेबी फेज 2 लास्ट ईयर। सेबी फेज 2 इतना आसान आया था, पीएफआरडीए फेज 2 इतना मुश्किल आया। और आई थिंक एक सर्टन लेवल का एग्जाम आना भी चाहिए, वो आया है। अगर आप पीएफआरडीए में देखेंगे, सेबी का लास्ट ईयर बहुत आसान था। दोज हु हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर 1 year, they were not getting any extra edge in the examination, which this year they could get because PFRDA grade A exam, phase 2 exam being little on the higher side. तो लर्निंग्स क्या है? सबसे पहली लर्निंग तो बहुत ही ऑब्वियस है, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि जैसे बोलते हैं ना, द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज द चेंज। ऐसे ही the one thing which is very certain in the regulatory bodies exam is the unpredictability of these exams. आप जितना ज़्यादा उसको predictable बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ाम अनप्रडिक्टेबल लगेगा, अनसर्टन लगेगा। पहले ही सोच के जाओ कि ऐसा एग्ज़ाम आया है, पिछले 2-3 साल में अलग अलग वेरिएंट आए हैं, इस साल भी अलग वेरिएंट आएगा, बट लेट मी गिव माई बेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वट एवर आई नो। दूसरी चीज़ है, सॉरी, दूसरी चीज़ है कॉन्सेप्ट ग्रेटर देन ट्रेंड। ट्रेंड हेल्प्स यू हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ट्रेंड हेल्प्स यू टू गाइड योर सेल्फ के क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ट्रेंड हेल्प्स यू टू डू मोर थिंग्स इन लेसर टाइम, क्योंकि आप एक ट्रेंड फॉलो करने लग जाते हो। बट इन द टाइम्स ऑफ अनसर्टनिटी इट इज द कॉन्सेप्ट विच हेल्प्स यू बिल्ड अपॉन योर फंडामेंटल, सेव्स यू इन द टाइम्स ऑफ अनसर्टनिटी। तो कॉन्सेप्ट पे हमेशा फोकस करो, ठीक है, ट्रेंड पे भी जाओ, पर कॉन्सेप्ट जिसका स्ट्रांग है वो ट्रेंड रिवर्सल में भी सर्वाइव कर जाता है। एंड मैंने एक चीज देखी है, लॉन्गर दी प्रेप लेसर दी अनसर्टनिटी। ये अनसर्टनिटी क्यों आती है हमें? अनसर्टनिटी मैंने देखा है ज्यादा तभी आती है जब शॉर्ट टर्म तैयारी की जाती है। सिर्फ लास्ट में जाके मैराथन देख लो, सिर्फ ये 2 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ लो। जिसने जितनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की होगी, जितनी ज्यादा प्रेप की होगी, एग्जाम उसको भी अनसर्टन लगा होगा, बट कम अनसर्टन लगा होगा एज कंपेयर टू समबडी जो बिल्कुल लास्ट लास्ट में तैयारी कर कर इस पे स्ट्रेस दे रहे थे कि बस ये इंपॉर्टेंट है। एंड ई क्यू ग्रेटर देन आई क्यू, मैंने पहले भी बोला एग्जाम मुश्किल था, वो एक दिक्कत थी, बट उससे भी बड़ी दिक्कत थी कि उस मुश्किल एग्जाम को हमने और मुश्किल बना लिया, क्योंकि हम काम और कंपोज रहना भूल ही जाते हैं एग्जाम में जाकर। हमें अपनी स्किल पे भरोसा ही नहीं रहता, हमें यही लगता है कि बस मेरा ही खराब हो रहा है, हम ये भूल जाते हैं कि एग्जाम रिलेटिव है। तो ऐसे टाइम पे इमोशंस पे काबू करना बहुत ज़रूरी है। हम हज़ारों घंटे पढ़ते हैं, बस उस 2 घंटे में जाकर अपना बेस्ट देने के लिए आईक्यू से ज़्यादा मैटर करता है ईक्यू, जिस पे हम बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। ईक्यू कैसे बढ़ाना चाहिए? ईक्यू के लिए हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, हमें एग्जाम एनवायरनमेंट में इतना अडेप्ट हो जाना चाहिए कि हमें लगे ही नहीं एग्जाम में बैठ कर एग्जाम दे रहे हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप जो मॉक टेस्ट देना, वो इतनी डिफरेंट वैरायटी के दे, इतनी डिफरेंट वैरायटी के दे कि आपको एहसास ही ना हो कि यही सेट पैटर्न है जो एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि जब डिफरेंट वैरायटी के देंगे, आप कॉन्टिन्यूसली अडेप्ट कर रहे हैं, और एग्जाम डे आपको लगेगा कि आप तो अडेप्ट ही करते हैं, ये भी एक अडेप्शन है जो आप पहले से करते आए हैं। एंड डोंट रिएक्ट, रेदर अडेप्ट।
काफ़ी लोग अब रिएक्ट करेंगे कि नेक्स्ट ईयर क्वांट तो इजी आएगा, रीजनिंग तो इजी आएगी, इंग्लिश मुश्किल आएगा, जीए मुश्किल आएगा। ये अगेन रिएक्शन हो गया। आप सिर्फ एक साल के पैटर्न पे नहीं जाइए, आप अडेप्ट कीजिए कम से कम पिछले 5 साल के पैटर्न को देख के। 5 साल का पैटर्न क्या बोलता है कि क्वांट इजी भी आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है, रीजनिंग इजी भी आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है, इंग्लिश इजी भी आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है, जीए में आरबीआई नोटिफिकेशंस भी आ सकते हैं ज्यादा, जीए भी ज्यादा आ सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि इस साल जीए ज्यादा आ गया तो अगले साल जीए ही ज्यादा आएगा, अब हम आरबीआई नोटिफिकेशंस को छोड़ देंगे क्या? अभी भी करना पड़ेगा। इस साल शायद 8 नंबर के आए, अगले साल शायद 18 नंबर के आ जाए। तो हमेशा जो हमें अडेप्ट करना है वो 3 से 4 या 5 साल के पेपर्स को देख के करना है, ताकि डिफरेंट वेरिएंट्स को देखकर ही हम एक स्ट्रैटेजी बना पाए। और वो स्ट्रैटेजी हमेशा ये होगी कि कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ो, सिर्फ एक साल के ट्रेंड पे नहीं जाओ। और 5 साल के ट्रेंड्स को देखेंगे तो अपने आप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बन जाती है, जिसमें हमें सब चीज़ों पे फोकस करना रहता है। और इसीलिए तैयारी हमेशा जल्दी शुरू करनी चाहिए। तैयारी हमेशा इंटीग्रेटेड करनी चाहिए कि फेज 1 नहीं, फेज 2 की भी साथ साथ करनी है। फेज 2 के सिलेबस में से कम 4-5 क्वेश्चन आए हैं, कम से कम, जो बहुत ही आसान थे। जिसने फेज 2 पढ़ रखा था वो फेज 1 के स्टैटिक क्वेश्चंस आराम से कर सकता था। तो ये लर्निंग्स आपको पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करा रहा हूं ताकि आप इसको भूल ना जाएं, इंप्लीमेंट भी करें, सिर्फ सुनकर इधर से ना निकाल दें, उसको इंप्लीमेंट भी करें, ये बहुत जरूरी है। खास करके जो लोग फेज 2 के लिए अपियर कर रहे हैं, अब वो इस चीज पे मत जाएं कि लास्ट ईयर जी स्कीम्स कम आई थी, रिपोर्ट ज्यादा आई थी, तो इस साल भी रिपोर्ट्स आएंगे, क्या पता इस बार स्कीम ज्यादा आ जाए, क्या पता इस साल ईएसआई करंट अफेयर ज्यादा आ जाए, क्या पता इस साल पेपर जो आपका फाइनेंस का उसमें आरबीआई नोटिफिकेशन का वेटेज बढ़ा दिया जाए, हालांकि फेज 1 में कम कर दिया गया है। सो डोंट ट्राई टू बी रिएक्टिव जस्ट बेस्ड अपॉन दिस ईयर्स पेपर। बी somebody who can adapt based on the trends of the last 5 years. That is what a true aspirant stands for. Thank you. Have a nice day. Bye bye.